नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 एग्ज़ाम के लिए दोस्तों एसएसटी के यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर के बारे में। यानी दोस्तों आज हम आपको जो ये आपका जनवरी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी पेपर को हम अच्छे से आप सभी को विस्तार में बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बताने का मुख्य कारण ये है कि इसी से इर्द गिर्द क्वेश्चन आपको 7 जुलाई के पेपर में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये ध्यान में रखिएगा कि कोई भी पेपर सेट होने से पहले पिछला रिकॉर्ड जरूर देखा जाता है। तो ये 60 क्वेश्चन यानी ये पेपर आपको हम अच्छे से समझा करके बताएंगे कि चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है क्वेश्चन, ताकि आप एसएसटी में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। ठीक है, और ध्यान सुनिएगा कि इस बार का भी जो भी पेपर सेट होगा वो आपका पिछली बार का पेपर के हिसाब से ही आपका पेपर भी बनेगा। यानी कि दोस्तों ये जो 60 क्वेश्चन आज के क्लास में हम आप सभी को कंप्लीट करवाने वाले हैं, आप देखेंगे इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको 7 जुलाई के पेपर में भी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस पूरे क्वेश्चन को आपको अच्छे से क्लियर करनी है, अच्छे से बहुत ही ध्यान से इस क्लास को अच्छे से देखना है। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और रोजाना की तरह इस क्लास को आप सभी स्टूडेंट जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आप लोग घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। साथ में सभी स्टूडेंट जो स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दे रखा है, जरूर जुड़िए ग्रुप से। या फिर दोस्तों आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर सकते हैं एक्सीलेंट एग्जाम, EXCELLENT एक्सीलेंट EXAM एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे, चैनल पहले आ जाएगा। जरूर जुड़िएगा, ताकि जितने भी अपडेट इन्फॉर्मेशन रहता है हम टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं, और क्लास का भी लिंक जो हम शेयर करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि इस बार 7 जुलाई के पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। तो बहुत कुछ आज क्लास से आप सभी को फायदा होने वाला है, और सभी स्टूडेंट को आपको बता दें कि एसएसटी के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। दो ही आपको काम करनी है। एक आपको काम करना है कि 6 to 8 आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करनी है, और उसके बाद आपको पीवाईक्यू ही लगानी है। ठीक है, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका सीटेट का लगाना है, और ये आपके पास होना चाहिए 2011 से लेकर के 2024 तक का जितना भी पेपर, ये आपको अच्छे से होना चाहिए। और इसी का बार बार एक्सरसाइज करिएगा, आप देखेंगे आपका पेपर जो एसएसटी का वो बहुत ही शानदार तरीके से जाने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को एक बार फिर से मैं थोड़ा सा विस्तार में बता दूं। पेपर में अगर एसएसटी की बात करें तो आपका इतिहास यानी कि, ठीक है, इतिहास यानी कि हिस्ट्री से जो है आपके 20 क्वेश्चन आपको अक्सर देखने के लिए 20 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, और आपके भूगोल से यानी कि जियोग्राफी से, ठीक है, इससे आपके तकरीबन 10 क्वेश्चन अक्सर मिल जाते हैं देखने के लिए, और आपके नागरिक शास्त्र से, ठीक है, तो पॉलिटी से आपके जो इससे भी आपके 10 ही क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं। अगर ऐड करेंगे तो टोटल आपके 40 क्वेश्चन इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आपसे पूछा जाएगा। और इसके लिए हमने एक ही तरीका बता दिया है, क्या भाई, कि आपको 6 to 8 जो है आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। जैसा कि एनसीईआरटी के बहुत सारे क्लासेस हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, और साथ में आप सभी को बता दें, और जो 20 क्वेश्चन बच जाता है वो 20 क्वेश्चन आपके रहेगा किससे, पेडागॉजी से रहेगा। ठीक है, पेडागॉजी यानी कि शिक्षण शास्त्र से रहेगा, यानी जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र उससे आपके 20 क्वेश्चन मिलेगा। तो 20 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पूरा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ करके भी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जैसे टैग बोर्ड होता है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, पास्टी सोच के साथ, जैसे क्वेश्चन जैसे पूछा, अगर पॉजिटिव पूछा तो उसका आंसर पॉजिटिव में आपको देना होगा, नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव में देना। इस तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे तो इससे भी आप क्वेश्चन आपके 10 से 15 क्वेश्चन आसानी से आप दे पाएंगे। इसके लिए आपको डरना नहीं है। ठीक है, फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो पेपर एसएसटी में आपको 4 सब्जेक्ट से आपको मिल जाएगा, इतिहास से, भूगोल से, नागरिक शास्त्र से, और आपके इससे शिक्षण शास्त्र से मिला करके 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जैसा कि यहाँ पेपर में पूछा गया है। चलिए इतना हमने आपको इसलिए बता दिया ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनका ये डाउट और ये सब चीज़ें क्लियर हो पाएँ। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सोशल साइंस, ठीक है, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कहता है निर्देश कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही या सबसे उपयुक्त आपको विकल्प आपको यहाँ पर चूज करना है। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कहता है कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। कहता है जो हमारा सौर परिवार है वो निम्नलिखित किन किन खगोलीय पिंडों से बना है। पहला ऑप्शन कहता है कि ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि,
दूसरा पॉइंट कहता है नक्षत्र मंडल, सूर्य, ग्रह और सूर्य। तीसरा पॉइंट कहता है आपका उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा। चौथा पॉइंट कहता है आप सभी से कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ठीक है, अब बात करते हैं सही आंसर की। तो हमने एनसीईआरटी जब हमने इस चैप्टर को पढ़ाया था, ठीक है, सौर मंडल के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, तो हमने यहीं पढ़ाया था इस पॉइंट को। आप एनसीईआरटी का ही हमने ये क्रॉप किया हुआ देखिएगा, ध्यान से देख सकते हैं, सीधा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनता है। इस पॉइंट को लेने का मतलब हमारा यही है कि देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से 6 to 8 एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सौर मंडल के बारे में क्या लिखा है एनसीईआरटी में, कक्षा 6 की किताब में कहता है कि सूर्य, ध्यान सुनिएगा, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य होता है। अब देखिए इस पॉइंट को देखिएगा, ये जितने यहाँ पर नाम लिया गया यही नाम यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखिए यही सब नाम आ गया, सूर्य, ग्रह, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। तो सही आंसर आपका चौथा इसका सही हो जाएगा कि आपके हमारा सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से बना हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। देखिएगा बच्चों, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो ये हमने क्वेश्चन लिया हुआ, इसके पहले जो ये पेपर था वो आपका किसका था, सीडीपी का था। ठीक है, तो सीडीपी का 30 क्वेश्चन और उसके बाद 31 नंबर से क्वेश्चन आपका सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस का शुरू हो जाता है। तो ये पेपर ही है, इसलिए ये 31 नंबर से शुरू हुआ है। ठीक है, तो अगर नंबर की हम बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा कि 30 क्वेश्चन आपका सीडीपी का रहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। 7वीं शताब्दी की बात कर रहा है यहाँ पर, कहता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, या व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें कहता है कि पेरियापुरम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है, सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में, या राजाओं और रानियों के बारे में, या विद्वानों और कवियों के बारे में, और कहता है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में किसकी जानकारी देती है। तो 33 का चौथा ही ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा कि जो ये पेरियापुरम है ये आपके साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, कहता है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ताराबाई शिंदे, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, ये जो भी आप देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी 6 to 8 वाले बुक में आपको एसएसटी का मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ नया या कहीं और से क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत सारे कुछ आपको इसी चैप्टर में यानी कि आज के ये पेपर में आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपका, यानी कि आप देख सकते हैं 31 से लेकर के 90 क्वेश्चन तक, 90 तक यानी कि आपके 60 क्वेश्चन ही हो जाते हैं। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एसएसटी के, तो ध्यान में रखिएगा। कहता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, कहता है पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। कहता अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए, यानी सबसे जो उपयुक्त कारण उसको आपको सही यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पहला कहता है कि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। किसके लिए बात हो रही है, देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। दूसरा पॉइंट कहता है कि पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है, बिल्कुल ये तो गलत बात है। पहाड़ क्षयती है, ये भी नहीं हो सकता। पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे, ऐसा ही नहीं है। सही आंसर आपका ये आपका पहला ही सही हो जाएगा कि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ठीक है, जिसके कारण पहाड़ी क्षेत्रों में अब जो है रेल मार्ग का विस्तृत यानी कि बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है। चलिए स्टेटमेंट में भी आपको क्वेश्चन आपके 8 से 10 क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, आपके स्टेटमेंट से मिल जाएंगे। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो आपके अभिकथन और, ठीक है, अभिकथन और
आपके कारण वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे 8 से 10 क्वेश्चन, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 36 है। कहता है कि अभिकथन कहता है कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, क्या यह बात सही है? तो ध्यान सुनिएगा कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, यहाँ तक तो बातें सही है, लेकिन कहता है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने, तो ये बात जो है गलत है। उन्होंने तीन बार बने थे। ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो 3 बार बने थे, इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। कारण देखिए, कहता है कि वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। ठीक है, तो ये वाला आपका कारण तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका अभिकथन जो वो क्या है, गलत है। वो 3 बार रहे थे, इसलिए आपका अभिकथन ये गलत होगा, लेकिन कारण आर सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा कि ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको समझ करके करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? ये हमने आपको भूगोल में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैसें मिला करके आपके 99% जो है आपके तो यही हो जाते हैं वायुमंडल में। बाकी 1% में अन्य गैसें आ जाती, जिसमें कि आपके CO2 हो गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, और अन्य गैसें हो जाती है। और जिसमें नाइट्रोजन आपके कितने 78% है, जबकि ऑक्सीजन आपके 21% है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 7 जुलाई के पेपर में मिल सकता है। चलिए ये भी हमने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा दिया हुआ, चैप्टर जो हमने पढ़ाया था ग्लोब का, उसमें ये पॉइंट ही हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कहता है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप कौन सा है? तो ये NCERT का जो हमने ग्लोब चैप्टर पढ़ाया हुआ, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, जो ग्लोब वाला चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ वो पहले ही सबसे शुरुआत में ही ये पॉइंट है। तो हमारे पृथ्वी का जो वास्तविक निरूपक प्रतिरूप वो क्या है, आपका ग्लोब पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानचित्र क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मानचित्र क्या कि किसी स्थान को विस्तृत में उसको सही से जानने के लिए हम लोग मानचित्र का यूज करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 39 है। कहता है कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी? तो 1929 में जो बाल विवाह विरोध निषेध अधिनियम जो पारित किया गया था, उसमें जो था महिला के लिए कितना रखा गया था? 18 वर्ष रखा गया था। ठीक है, सॉरी, पुरुष के लिए जो उसमें रखा गया था वो कितना रखा गया था? 18 वर्ष रखा गया था, और महिला के लिए आपका 16 वर्ष रखा गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 1929 में जो था वो आपका पुरुष के लिए 18 वर्ष और महिला के लिए 16 वर्ष रखा गया था। और इसमें दिया गया है आपके 17 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष। यहाँ आप देख सकते हैं 18 वर्ष, 16 वर्ष। ये आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। कहता कि गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले? ये आपका SST का यानी इतिहास का ये पहला ही चैप्टर NCERT की कक्षा 6 का हमने पढ़ाया था कि कब, कहाँ और कैसे में, उसमें सीधा हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो गेहूं और जौ के लिए इसमें क्या, नीलगिरी हिल्स, गारो हिल्स, मालाबार हिल्स या सुलेमान और कीर्थ। तो हमने आपको बताया था कि गेहूं और जौ का फसल उगाने का सर्वोत्तम जो साक्ष्य मिला है वो आपका सुलेमान और कीर्थक हिल्स पर मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और गारो हिल्स पर किसका मिला है? चावल का। ठीक है, किसका मिला है? चावल का मिला, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका जियोग्राफी भूगोल से कहता है कि पवन जो है यानी हवा सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। यानी कि जो पवन है वो सड़क पर जो गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। तो पवन कैसे बहती है, यानी वो कैसे बह रही है, चल रही है, जिससे कि ये जो है सूखी पत्तियों को उड़ाती है? तो ऑप्शन कहता है कि पौधों और जीव जंतुओं की गति। दूसरा पॉइंट कहता है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु क्या आती है? गति है। या कहता है निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब की ओर वायु की गति या संघनित वायु की गति। जिसका सही आंसर होगा वो आपका दूसरा करेक्ट सही हो जाएगा कि जो उच्च दाब यानी जिसमें दाब ज़्यादा है, तो उच्च दाब
क्षेत्र से जो वायु है वह निम्न दाब यानी कम दाब वाले क्षेत्र की ओर वायु की गति हो रही है। इस कारण से सड़क पर जो गिरी हुई सूखी पत्ती उसको क्या रही हवा क्या करे उड़ा रही है, इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अजम्पशन रीजन का क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 42 है। हमने कहा था कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। तो अभिकथन ये कहता है 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग राज्यों में बांटा गया। तो कहता है क्या यह बात कथन सही है? तो बिल्कुल बात ये सही है, क्योंकि 1960 में द्विभाषी यानी बम्बई प्रांत को मराठी के तौर पर यानी मराठी भाषा के तौर पर और गुजरात को जो है गुजराती भाषा के लोगों के लिए 2 अलग राज्यों को बांटा गया था, जिसमें क्या आपका एक बम्बई बना और दूसरा आपका गुजरात बना। क्या स्टेटमेंट ये सही है? तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण कहता है कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब में पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा में हरियाणी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो कहता है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है। तो देखिएगा भाषा के आधार पर ये भी बात सही है, और 1966 में पंजाब का विभाजन 2 राज्यों में हुआ, तो पंजाब को जो है पंजाबी भाषियों के लिए रखा गया, जबकि हरियाणा को हरियाणी या हिंदी बोलने के तौर पर अलग किया गया था। तो भाषा के आधार पर ये अभिकथन ये भी सही है, कारण आर भी सही है। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे का व्याख्या करें? तो बिल्कुल व्याख्या नहीं करें, लेकिन बातें दोनों सत्य हैं, इसलिए आपका जो है तीसरा सही हो जाएगा कि दोनों ए और आर दोनों सही, लेकिन किंतु जो आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से आपका कि वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए जब फैलेगी तो संचारित होगी, यानी कि एक दूसरे से फैलती है तो यानी संचारित होगी, तो इसमें ऑप्शन खोज लीजिएगा संचारी, ठीक है। तो देखिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संचारी बीमारियां इसको हम लोग कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड्स के आधार पे ही आप सही आंसर उसका दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन आपको ही बुक से ही तैयार करना, नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप अपने आधार से भी आंसर को टिक कर पाएंगे, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एसएसटी में जितना कह रहे हैं बस उतना ही आपको करना है कि आपको 6 to 8 एनसीईआरटी आपको पढ़ लेनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करना है। आप देखेंगे आपका क्वेश्चन सभी आपका पेपर बहुत ही अच्छा और शानदार जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप सभी क्लास को अभी तक जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं की लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की क्लास में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, और ये भी आपको जानने को मिलेगा कि 7 जुलाई को पेपर कैसे आएगा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी सभी क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमते हुए आपको 7 जुलाई के पेपर में मिलेगा, इसलिए सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़े। चलिए भाई पढ़ते हैं। ये कहता है कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला, पढ़ लिया। बी कहता है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। अब कहता है निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको चुनना है। कहता है ए गलत है, बी सही है। अब कहता है ए और बी दोनों सही है, और तीसरा कहता है दोनों ए और बी दोनों गलत है। चौथा कहता है कि ए सही है किंतु बी गलत है। तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल पहला जो स्टेटमेंट यानी जो कथन ये दिया हुआ है कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल आया था, बिल्कुल बात सही है। अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार दिया था, ये भी बात सही है। तो इसलिए आपका ये वाला बात बिल्कुल सही है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही है। सेकंड बी कहता है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई, तो ये भी बात सही है। इसलिए दोनों बातें सही है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग, ठीक है। 45 देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणी विकास में सहायता करता है। अब देखिए ये समझदारी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्योंकि इसमें अब आपको विकल्प आपको 4 तरीके से मिलेंगे, ठीक है। पहले आप इस ऑप्शन को पढ़िए और कौन कौन से बातें सही हैं उसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है
वर्तमान समय के संसाधन जो संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणी विकास में सहायता भी करता है। तो कहता है कि संसाधनों की खपत को घटाना। बी कहता है संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, संसाधनों का पुनर्चक्रण, वस्तुओं का पुनर्उपयोग। तो ध्यान सुनिएगा, कहा है कि वर्तमान समय में संसाधन के उपलब्धता के संदर्भ में सतत पोषणी, ठीक है, विकास में सहायता प्रदान करता। ऐसा नहीं कि हमें संसाधन को ज़्यादा बनानी है और उसको खराब नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि संसाधनों की खपत को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ताकि हमारे पास सब कुछ चीज़ें मौजूद रहे। इसलिए ये आपका बिल्कुल सही होगा। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करेंगे, बिल्कुल बात नहीं, ये इसके उपयोग उपलब्धता आपको कमी करेगी, यानी ये आपको नुकसान करेगी। इसलिए बी आपका सही हो जाएगा, संसाधनों का उपयोग नहीं बढ़ाएंगे जबकि उसको घटाएंगे, लिमिट भर यूज करेंगे, ठीक है। संसाधनों का पुनर्चक्रण, ये भी बात सही है, यानी कि जो भी संसाधन हम यूज कर रहे हैं अगर वो खराब हो गया है तो उसको फिर से हम उसको मतलब बना करके फिर से उसका हम पुनर्चक्रण करें, यानी उसको फिर से हम रीयूज करेंगे। इसलिए सी ऑप्शन भी बातें सही है। कहता है वस्तुओं का पुनः उपयोग, ठीक है, और ये कहता है कि वस्तुओं को हम पुनः दोबारा फिर उपयोग करेंगे, ये भी बात सही है। तो ये तीनों आपके बातें सही है। तो ए, सी और डी देखिए विकल्प में कौन सा है, तो आपका दूसरा आपको मिल जाता है, सही हो जाएगा ए, सी और डी। तो समझदारी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का आपको चयन करना है, ठीक है। चलिए, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से भी करना है। ये आपके जियोग्राफी से क्वेश्चन है। कहता है कि भारतीय जो उपमहाद्वीप में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बेसिन की व्याख्या करने वाले सही कथन का आपको यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो कहता है इस प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं, तो नहीं, क्योंकि आपने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आपको देखा होगा तो वहाँ पर शंकुधारी वन नहीं पाए जाते हैं। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, ये बात सही है, ठीक है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है, बिल्कुल हम मानसूनी होती है, ये भी बातें आपका क्या है, आपका सही है। अब बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति होती है, हाँ बिल्कुल बात सही भाई, कटानों का तो स्थलाकृति अलग अलग होगी, इसलिए आपका बी, सी, डी सही है। अब ऑप्शन मिला लीजिए, तो आपका तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है, आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 से कहता है कि पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी पर जो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऑप्शन है कि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, यह स्थल रुद्ध है, यह महासागरों से घिरी है, या दोपहर में कहता है यह दोपहर की सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। तो हमने इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, उसमें आपको बहुत समझा करके बताया था कि अगर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक अगर ऊष्मा पड़ती है तो उसका मुख्य कारण ये है कि दोपहर का जो सूर्य होता है वो ठीक सिर के क्या होता है, ऊपर होता है, इसलिए ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट सही होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं जितना हमने एनसीईआरटी कंप्लीट करा है उसी से क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नया कुछ एक्स्ट्रा या कोई आलतू फालतू या इधर उधर से क्वेश्चन आपको सीटेड नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, कहता है कथनों ए और बी को ध्यान से आपको पढ़ना है। चलिए ध्यान सुनिएगा। स्टेटमेंट ए कहता है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। तो क्या यह बात सही है? तो हाँ, ये बात सही है कि जो वेद समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1864 में मद्रास में हुई थी, बात सही है। अब कहता है वेद जो समाज है वो आर्य समाज से प्रेरित है, नहीं। जो वेद समाज था वो किससे प्रेरित था भाई? ब्रह्म समाज से। किससे? ब्रह्म समाज से। अब देख सकते हैं यहाँ पर आर्य बोला, इसलिए आपका बी वाला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन मिला लीजिएगा। कहता है ए गलत है, बी सही है, नहीं दोनों सही है, ये बात भी गलत है। तीसरा कहता है दोनों ए और दोनों गलत है। चौथा कहता है कि ए सही है और बी गलत है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये हमने बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा है और ये वेरी इंपॉर्टेंट, शायद 2 बार आपके सीटेड एग्जाम में 2 या 3 बार ये आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 से 3 क्वेश्चन ये बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। 2 या 3 क्वेश्चन आपको इसी में से घुमा फिरा करके पूछा हुआ है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा, कहीं आपके 4 विकल्प के रूप में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए, कथन ए कहता है
कि जेम्स मिल ने 1870 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया था। बी कहता है इनमें से उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य, आधुनिक में बांटा। 4 ऑप्शन वही मिलेंगे कि ए गलत है, बी सही है, और ए और बी दोनों सही है, दोनों गलत हैं, और ए सही है, बी आपका क्या है, गलत है। यही तो आपसे यही आपसे पूछा जाएगा। तो अब ध्यान सुनिएगा। तो कहता है कि जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है कि जेम्स मिल ने 1817 ईस्वी में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक बुक लिखा था, जो कि उन्होंने 3 भागों में प्रकाशित किया था। ये बात बिल्कुल सही है। बी कहता है, ठीक है, बी कहता है कि इनमें से उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा था। ये भी बात सही कि वो उन्होंने 3 भागों में 3 कालों में बांटा था। कहता है कि प्राचीन, मध्य, आधुनिक, उन्होंने प्राचीन में बांटा था, मध्य में बांटा था, और इस आधुनिक को उन्होंने किस में बांटा था, ब्रिटिश काल में बांटा था। किस में बांटा था, ब्रिटिश काल में बांटा था। इस कारण से ये स्टेटमेंट आपका जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका ए सही होगा, बी आपका गलत होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ए सही है किंतु बी आपका क्या है, गलत है। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न पर सेम तरीके से क्वेश्चन आपको 7 जुलाई को पेपर में भी मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, चलिए फिर एक अभिकथन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है, आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। कहता है अभिकथन ये कहता है कि जनजातियों की संस्कृति परंपरा जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। यानी जनजातियों की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं जिसमें उनकी भाषा, संगीत भी शामिल है, वो बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती है। कारण कहता है कि जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल करके करते हैं। वही 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है कि ए गलत है किंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर जो ए की व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा कहता है कि दोनों सही है लेकिन ए इसकी व्याख्या नहीं करता है। और चौथा कहता है कि ए सही है किंतु आर जो है आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। कहता है कि जो ये जनजाति है, यानी जनजातियों की जो सांस्कृतिक परंपराएं जिनमें उनकी भाषा, संगीत भी शामिल होती है, तो बहुत बड़ी, समृद्ध और विशेष होती है। ये बात बिल्कुल सही है। और कारण कहता है कि जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी, कुनबे संपत्ति जो है कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, बिल्कुल बात सही है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल करके करते, ये भी बात सही है। क्या ये इसकी व्याख्या करता है, तो व्याख्या इसका नहीं करता है, लेकिन बातें दोनों सही है। इसलिए आप ऑप्शन नंबर तीसरे पे जाएंगे कि ए और आर दोनों सही, किंतु आर जो है आर की व्याख्या नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 51 है आपका, कहता है कि खाली स्थान है, कहता है कि कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो क्या क्या समानताएं वो पूछा हुआ है। ठीक है, तो कहता है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं, उसके भौगोलिक समीप के कारण या धार्मिक समानता के कारण, भोजन, समान भोजन या भाषाई समानता। तो अगर लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं तो उसमें क्या होगा कि लोगों के रहने के लिए भाषा ही सेम होगा, धार्मिक में भी समानता होगा और भोजन भी क्या हो गया उनके समान हो गए। लेकिन भौगोलिक समीप पे ये उतना खास मैं से नहीं कर रहा है, इसलिए आपका 20 सही जगह, यानी कि धार्मिक समानता भी होगा, भोजन समान होगा और भाषाई समानता होगा। इसीलिए जो है लद्दाख को छोटा तिब्बत कहता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तिब्बत से रिलेटेड, एक लद्दाख से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था। इसलिए अगर बात करें तो आपका तीसरा सही हो जाएगा, बी, सी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा हुआ है। तो 4 विकल्प आपसे पूछा कि HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें नहीं के लिए पूछा है। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, ये भी बात सही है। 1928 में दिल्ली के फिरोजा शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी बात सही है। और कहता है कि क्या 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, नहीं, अभी ये स्थापना इसका हमने आपको बता दिया। इसे क्वेश्चन, इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गलत पूछा हुआ तो ये सही होगा। ठीक है, आगे कहता है कि क्या चीज़ किसी वस्तु, तो कहता है क्या चीज़ जो है किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। तो कहता है वस्तु की खोज, शुद्धिकरण,
या उपयोगिता तथा प्रयोज्यता निष्कर्षण। तो किसी वस्तु को, पदार्थ का संसाधन किसके, उसकी उपयोगिता बनाती है और उसकी प्रयोज्यता बनाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 है आपका। कहता है, अभिकथन वाला क्वेश्चन है, कहता है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। ठीक है, अभिकथन कहता है, और कारण कहता है उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। क्या बात सही? तो अभिकथन ये भी आपका सही बात है और कारण आर भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, और ये इसकी क्या है, व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा कि दोनों ए और आर सही है। आर जो है ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ये भी आपका स्टेटमेंट या अभिकथन अजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन कहता है, अभिकथन ये कहता है कि राजस्व वसूली जो है, राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। ठीक है, क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि राजस्व वसूली व्यवस्था जो है वो महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। ये बात सही है। कारण कहता है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो ये भी बात सही, जो गांव के मुखिया कह सकते जो समृद्ध होता था उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये भी बात आपका सही था, क्योंकि बहुत सारे उसमें गांव में तो छोटे बड़े बहुत जमींदार थे, लेकिन जिनका गांव पर वर्चस्व हुआ करता, जो गांव के एक तरीके से मुखिया प्रधान होते थे, जिनके पास जमीन बहुत काफ़ी संख्या में होती थी, ठीक है, तो उनको ये जिम्मेदारी दी जाती थी। तो ये बात सही है। ठीक है, वहाँ गांव के प्रधान को दी जाती थी। क्या इसकी व्याख्या करता है? तो व्याख्या जो है इसका नहीं करता है। कि व्याख्या क्या करता है? नहीं कर रहा है, क्योंकि इनके बात में कोई विशेष रिलेशन नहीं है कि जो इसकी व्याख्या करे। इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। ठीक है, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं, कहता है यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और बी कहता है कि यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। ठीक है, तो कहता है कि प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का आपको चुनाव करना चाहिए। आप दिमाग से भी इसका चुनाव कर सकते हैं। कहता है यहाँ के लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते, अगर ज़्यादा उत्पादन करें तो बिल्कुल करते होंगे। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, तो देखिएगा अगर वहाँ वो उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ के लोग भी क्या होंगे? परिश्रमी होंगे। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक, कहता है कृषि की आगे कहता है कि कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग यहाँ किया जाता है। हाँ, अगर कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता हो तभी तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादक हो रहा होगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, कहता है इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। अगर वर्षा की कमी होगी तो उत्पादन में क्या होगी? कमी होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। अधिक उत्पादन के लिए बात हो रही है, तो आपका बी और सी सही है। ऑप्शन मिला लीजिएगा। ठीक है, तो सी डी ए बी और यहाँ देखिएगा बी सी, ये आपका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। बी और सी इसका सही आंसर होगा। बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप अपने दिमाग से भी सोच करके उसका आंसर सही दे पाएंगे। ठीक है, चलिए ग्लोब से फिर एक क्वेश्चन आगे हमने बताया था कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका हर साल एग्जाम में ग्लोब से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है। तो एक क्वेश्चन आपका आ गया था डायरेक्ट ग्लोब से, दूसरा फिर पूछा गया है। कहता है कि एक ग्लोब पर, ठीक है, कहता है एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अंशांश और देशांतर दोनों की बात हो रही है। ठीक है, अंशांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखा किस उद्देश्य को पूरा करती है? ठीक है, हमने जब ग्लोब पढ़ाया था उस हमने चिल्ला कर हमने आपको ये बताया था। ठीक है, कहता ये पृथ्वी के हर रेखाएं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती है। बिल्कुल बात गलत है। ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए ये भी बात गलत है।
पृथ्वी पे स्थानों को ढूंढने के लिए या ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, ये भी बात गलत है। सही आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, तीसरा सही हो जाएगा कि पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए ग्लोब पर जो खींची गई रेखाएं देशांतर, अंशांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। अंशांश और देशांतर से पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने में मदद मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इससे बहुत घुमा फिरा क्वेश्चन फिर इस बार 7 जुलाई के पेपर में मिलेगा, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायुमंडल की परत को, पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ जो है वायु को पृथ्वी की ओर बनाए रखती है? ठीक है, तो सिंपल सा बात, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य की उष्मा या पृथ्वी पर चट्टानों और महासागर। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, और कहता है क्या चीज़ है जो पृथ्वी के चारों ओर इस वायुमंडल को बनाए रखती है? तो वह है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि अपनी तरफ चीज़ों को क्या करती है? आकर्षित करती है, खींचती है। इसे इसका सही आंसर आपका दूसरा हो जाएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ये भी आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, ये आपका एब्जर्प्शन रीजन से क्वेश्चन आ गया आपके अभिकथन और तर्क से। ठीक है, देखिएगा, अभिकथन ये कहता है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। अब किसकी बात हो रही? रूढ़िबद्ध। ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिसमें वे अच्छे हैं। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है, क्योंकि रूढ़िबद्ध क्या होता है, जो जहाँ का जैसा परंपरा होता है लोग वैसा ही करते हैं, लेकिन वो उनमें काम करने में अच्छे, लेकिन उनको हटा दिया जाता है, उनको ये नाम देकर कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आपका ये पूरा माहौल बन चुका है ऑलरेडी से, आप नहीं कर सकते, जबकि आप क्या उसमें काम करने में उस चीज़ में सक्षम है। तो ये बात बिल्कुल सही है। रूढ़िबद्ध धारणाएं में तर्क कहता है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों कौशल को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी जो रूढ़िबद्ध धाराएं, यानी जो आप जैसे कोई बात चीज़ जो है पहले से सुनते आ रहे हैं कि ना ये हो ही नहीं सकता, ये चलती आ रही, हाँ ये है। जैसे क्या है कि एक सपोज करिए, आप इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। जैसे कोई बालक है या कोई बच्ची है, तो क्या है कि अब जैसे कि लड़की है, एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है, वो अक्सर क्या, वो अगर उसको गुड़िया दिया जाएगा खेलने के लिए, तो क्या करेगी, वो उस गुड़िया से खेलेगी। किससे उसका लगा किससे रहेगा? गुड़िया से खेलेगी, उसको रानी बना कर रखे। जबकि उसी लड़का को उसको दिया जाएगा तो गुड्डा उसको राजा समझ कर खेलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप रूढ़िबद्ध चीज़ें देख सकते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि रूढ़िबद्ध जो धाराएं हमें व्यक्ति के अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं, उनमें वो क्या है, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको रोकते हैं और उनको एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती। ये भी बात बिल्कुल सही है। क्या इसकी ये व्याख्या करता है? तो हाँ, व्याख्या इसका करता है। यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए जो है, आर दोनों सही है, आर जो है आर ए की सही व्याख्या भी करता है। और ये क्वेश्चन आपका किससे है? आपका पेडागोजी से, यानी कि शिक्षण शास्त्र ये क्वेश्चन आपसे लिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, कहता है कि भारत और बांग्लादेश पटसन यानी कि जूट के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, यानी जो ये जूट है, यानी जूट जो है, जूट की खेती आप जानते होंगे। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश जो है जूट के अग्रणी उत्पादन या सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देश हैं। और कहता है पटसन, इसी को हम लोग जूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जूट की वृद्धि को बल प्रदान करने के लिए जो कथन है, इसमें कौन कौन सा आप सही इसमें चयन करेंगे? तो जूट जो है ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। ये बात सही है, जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा उसकी पैदावार होती है, यानी कि जलोढ़ मृदा में ये अच्छे ढंग से विकसित होती है। ये बात सही है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ये भी बात सही है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता है। ये तो बात गलत है, उसको उच्च तापमान और वर्षा की भी आवश्यकता होती है। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ये भी बात क्या है आपका? ये सही है। तो मिला लीजिए, ए सही है, बी सही और डी सही है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है भाई? ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, ए बी और डी। ठीक,
क्वेश्चन नंबर जो 61 नंबर है, 30 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, 30 क्वेश्चन और भी बच जाते हैं आपके एसएसटी के। तो ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका ये आपके पेडागोजी से क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है आपतन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, ठीक है। आपतन कहता है, ठीक है, आपतन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा, सर्वेक्षण। दूसरा कहता है आपका केस स्टडी, तीसरा कहता है विचार मंथन और चौथा कहता है प्रदर्शन, ठीक है। तो आपतन को अब की अवधारणा पढ़ाने के सबसे जो अच्छा तरीका हुआ क्या है, आपका प्रदर्शन होगा। आपका चौथा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। 62 नंबर का क्वेश्चन है आपके अजर्सन रीजन्स का ही क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि 8 से 10 क्वेश्चन, कभी कभी 12 भी क्वेश्चन आपसे मिलेगा, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार रखिएगा। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, अभिकथन को पढ़िए। पहले तो आप सही गलत खोजिए, क्या अभिकथन और कारण सही है। तो अगर दोनों सही है तो 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे, विकल्प में से 2 बचेगा, व्याख्या करता है या नहीं करता है। बस इस तरीके से आप खोजेंगे तो सही आंसर आप ढूंढ पाएंगे। अभिकथन कहता है कि विद्या जो है, ठीक है, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। क्या बात सही? तो बिल्कुल बात सही है। कहता है कारण कहता इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है, ये भी बात सही है, यानी कि सभी सब्जेक्ट में क्या है, आपस में अंतः संबंध होते हैं, तो दोनों सही है। जो इस बार जो ये सीटेड जो इसका सही आंसर माना था वो दोनों मान लिया था, ठीक है। ये देखिएगा कथन दोनों सही है, लेकिन कहता है एक व्याख्या करता है और एक व्याख्या नहीं करता है, तो उसमें जो आंसर आया था वो दोनों माना था, ठीक है। तो दोनों अगर टिक कर देते हैं तो भी आपका सही है, अन्यथा आपका आप सेकेंड वाले पर आप चले जाइएगा कि ए और बी दोनों सही है, आर जो है ए की व्याख्या भी करता है, ठीक। 63 नंबर का क्वेश्चन है आपके नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन है। कहता है कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। तो कहता है आपको 4 इसमें पॉइंट दे रखा है, कौन कौन सी बात इसमें सत्य है, ठीक है। तो कहता है सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, ये भी बात सही है। दलों की समान, ठीक है, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ये भी बात सही है। राजनीतिक वाद विवाद तथा जन समाज को प्रोत्साहित करने के लिए, भी बात सही है। यह एक प्रथागत प्रक्रिया, बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि ये भाई आपका कानून है, ऐसे तो संविधान है, इसलिए सिर्फ डी आपका गलत होगा, बाकी तीनों कथन सही होगा। ऑप्शन मिलाइएगा बी सी डी, ये देखिएगा ये सभी सही है, आपका ए बी और सी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा स्रोत के बारे में सही है। कहता है निम्न में कौन सा स्रोतों के बारे में सही है, तो 4 ऑप्शन पढ़िए। कहता है कौन सा सही भाई। कहता कि स्रोत के बारे में, कहता है वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, या इसमें प्रत्यक्ष दर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। तो आपका निम्न में कौन सा स्रोतों के बारे में सही है, स्रोतों के बारे में पूछा हुआ है, तो ये सही है कि वे अधिक ठोस और प्रकृति होते हैं, इसमें आपके प्रत्यक्ष दर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल है। ए और डी इसका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। 65 नंबर भी क्वेश्चन देखिएगा, आपके अभिकथन से ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कथन ए कहता है कि, ध्यान समझिएगा, अभिकथन ए कहता है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। अभी आपने अखबार में एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि सीबीएसई द्वारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो अब खुली पैटर्न यानी खुली परीक्षा के लिए यहाँ पर बात आई थी कि अब आगामी समय में खुली पुस्तक से परीक्षा होगी, ताकि बच्चे जो है उनकी तार्किक सोच बढ़े और ये जो नकल करने की क्षमता वो घटे, ठीक है। तो उसमें साफ साफ इसमें बात कही गई थी। तो जो खुली पुस्तक है, खुली पुस्तक कहता है कि खुली पुस्तक जो है परीक्षा रट कर सीखने से हटकर किताबों के साथ अंतर संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है, ठीक है। यानी जो खुली पुस्तक होती है, देखिए क्वेश्चन तो बन जाएगा लेकिन आपको सही आंसर आपको नहीं मिलेगा उसमें। आप जब किताब पढ़ेंगे तभी उसका आंसर अपने मन से विचार से आप उसमें दे पाएंगे। तो आपका खुली पुस्तक परीक्षा रटने से हटकर किताबों के साथ अंतर संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है, ये बात बिल्कुल सही है। आइए कारण देखते हैं। कारण कहता है कि खुली पुस्तक जो है परीक्षा, खुली पुस्तक परीक्षा
विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। ये बात बिल्कुल गलत है। खुली पुस्तक परीक्षा से परीक्षार्थियों को भार कम करती है, बात सही है, लेकिन लेकिन इसमें कहा क्योंकि इन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। ये इतनी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी तो आपको पहले से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि उसमें डायरेक्ट आंसर आपको बुक में मिल जाए। जब से उस किताब को आप पढ़ेंगे नहीं, उसके बारे में जानेंगे नहीं, तब से सभी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए स्टेटमेंट ये हो जाता है आपका गलत, आपको पहले से ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपका अभिकथन ये सही, आर आपका गलत है, आप मिलाइए तो केवल ए सही है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है रिक्त स्थानों को सही विकल्प से आपको भरना है। कहता है कि एक दृढ़, ठीक है, एक कहता है एक दृढ़ खालिस्तान का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। किसमें? एक तंत्र में, या राजतंत्र में, या लोकतंत्र में, या गुटतंत्र में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लोकतंत्र में, कि एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता की आवश्यक होती है या आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। ठीक है, कहता है कि राज्य प्रशासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलनों ए और बी पर आपको विचार करना है। कहता है ए कहता है कि प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है, यह विधानसभा में होने वाली बहस के किस तरह अलग है। ठीक है। बी कहता है कि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। कहता है सही विकल्प का चयन करना है। दोनों ए तथा बी तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करते हैं, और इसका सेकंड कहता है कि संकलनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी है तथ्यात्मक की, और ए है आपका तथ्यात्मक जबकि बी है संकलनात्मक। दोनों आपका संकलनात्मक की जांच करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, जो ए है, जो ये प्रेस वार्ता है का उद्देश्य होता है ये विधानसभा में होने वाली बहस के किस तरह अलग है, तो ये संकलनात्मक ज्ञान की जांच करता है। और जो ये उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस तरह से प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, वो आपका तथ्यात्मक होते हैं। क्या होते हैं? वो तथ्य पर निर्भर होते हैं। इसलिए ए आपका संकलनात्मक होगा, जबकि बी आपका क्या होगा? तथ्यात्मक होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। कहता है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। कहता है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न जो है इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। कौन कौन से बात इसमें मदद करेंगे मूल्यांकन के समय सामाजिक विज्ञान के, आइए देखते हैं। कहता है पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, ये भी बात सही है। ठीक, क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया या कई पाठ्य पुस्तकों से, बात ठीक नहीं है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, ठीक है, ये उतना खास इसमें नहीं है। अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित, ये बात सही है। इसलिए सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित में से दो ये आपका मदद करेंगे, ए और डी आपका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ए और डी। ये आपके पेडागोजी से यानी कि शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन थे। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 69 में, कहता है निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। ठीक है, तो कहता है कि निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण शास्त्र में ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकी चरों के विवरण के लिए, ये बात बिल्कुल गलत है। शासक के शासनकाल का सार देने के लिए, ये भी बात बिल्कुल गलत है। एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों तथा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए, और चौथा कहता है आधुनिक इतिहास को पढ़ाने के लिए, गलत है। तीसरा आपका सही हो जाएगा कि एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों, सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए, इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। देखिएगा नहीं है, आप एग्जाम में पढ़ लीजिएगा कि हाँ के लिए सही के लिए बोला या नहीं के लिए बोला। ये क्वेश्चन आप बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं जल्दबाजी में, तो ध्यान से पूछिए, समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ किसके लिए बोला हुआ है
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। कहता है यह विद्यार्थी के अंक निर्धारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित। अगर विद्यार्थी के अंक पर निर्धारित है ये बात ही गलत है, और बाकी गलत के पूछा तो यही सही हो जाएगा। बाकी यह मूल्यांकन को शिक्षा अधिगम प्रक्रिया अभिन्न अंग बनाते, ये बात सही है। यह विद्यार्थियों के व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होता है, बात सही है। यह विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के साथ साथ शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है, ये भी बात सही है। नहीं के लिए पूछा था, इसलिए ये होगा कि यह विद्यार्थी के अंक निर्धारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, ये नकारात्मक बात है। नहीं के लिए पूछा हुआ, इसलिए ये बात सही होगा। हमने आपको बताया था कि टैग वर्ड यानी कि पेडागॉजी में सही के लिए क्वेश्चन पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव का विचार रखेंगे, नेगेटिव के साथ नेगेटिव के लिए। तो नहीं के लिए पूछा तो नहीं वाला आंसर खोजेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, कहता है कि दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हस्ताक्षरित समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं, ठीक है। तो उनके साथ दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हस्ताक्षरित समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ ही गरिमामय समानता का भी व्यवहार किया जा सके, वे अधिकार कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान समझिएगा। इसमें आप खोजिए आंसर। कहते हैं समानता का अधिकार, बात सही है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार, ये भी बात सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बात गलत है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी बात गलत है। ए और बी आपका सही है, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से, ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन या रणनीति एक सामाजिक विज्ञान कक्षा को समावेशी, ठीक है, यानी एक समान बच्चों को एक समान बना सकती है। 4 ऑप्शन हमको दिया है, पॉजिटिव ध्यान में रखिएगा। तो कहता है केवल शब्द आ जाए तो आप काट दीजिएगा आंसर। केवल पाठ्य पुस्तकों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना, नहीं, गलत बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी केवल आगे केवल समाज के प्रवृत्ति विचारों को सिखाना, ये भी गलत बात। आसपास के उदाहरणों से बचाना, ये गलत बात, क्योंकि आसपास से ही बच्चे उदाहरण से ही बच्चे सीखते हैं। और सेकेंड कहता है कि विविध समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियों और तस्वीरों को प्रदर्शन करना, ये बात सही है। इस तरीके से हम सिखा सकते हैं, ये दूसरा आपका ऑप्शन सही है। 73 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि, ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें, ठीक है। कहता है निम्न में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य क्या, उसकी सही पहचान आपको करनी है। महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना, ये इतना खास सही नहीं है, ठीक है। विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, ये भी खास नहीं है। नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना, ये भी बात सही है। सामाजिक विज्ञान को अगर हमें पढ़ाने की कौशल को अगर हमें बढ़ाना है, उसका उद्देश्य को पहचान करना है, तो नक्शा बनाने की क्षमता को हमें विकसित करना होगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान बिना मैप की हम किसी भी चीज़ों को अच्छे से हम पढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए नक्शा बनाने की क्षमता को विकसित करना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है आप सभी का। कथन कहता है कि कथन है आपका कि भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान जो है मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि, अब 4 ऑप्शन में कौन कौन सा सही है, क्या क्या अनुमान लगा सकता है भाई। कहता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, बात सही है। और आगे कहता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, ये भी बात सही है। और यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, नहीं। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है, ये बात सही है। यानी ए सही है, बी सही और डी सही है, ऑप्शन मिलाइएगा तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, ये बात सही है, ठीक है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान, ये बात गलत है, वो गारंटी प्रदान नहीं करता है। आपका ये सही होगा, ध्यान समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है। आपका ये सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा। ये अल्पसंख्यकों के अवसरों की गारंटी प्रदान नहीं करता है, ये गलत होगा। इनके अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा जरूर करता है, इसलिए आपका ए बी सी तीनों सही होगा। आपका दूसरा सही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी और सी, ठीक। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 है आपका कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है, ठीक है, कि भारतीय, जिसकी वजह क्या है भाई, जिसकी वजह वो भारतीय संविधान प्रतिष्ठापित लोकतंत्र मूल्य, ये गलत है।
भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये भी बात सही। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये बात बिल्कुल परफेक्ट सही बैठती है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन में जो 76 है आप सभी का, क्वेश्चन में जो आपका 76 है, कहता है उन तत्काल उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। 4 ऑप्शन में कौन कौन से हो सकते हैं भाई? कहता है कि बालवाड़ियों का प्रावधान, ठीक है, ये बात आपका सही है। संसद में महिलाओं की सीटों का आरक्षण, ये बात गलत है, कोई आरक्षण नहीं है। व्यवसाय सुरक्षा का प्रावधान है, हाँ ये बात सही है। रात की पाली में अगर औरत काम करेगी रात की पाली में तो उन्हें आने ले जाने की सुविधा होगी, मिलेगी। तो आपका ये भी बात सही है, यानी कि ए सही है, बी सही और आपका डी सही है। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, सी और डी। सॉरी, यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि संसदों में महिलाओं की, ये गलत, हमने यहाँ गलत किया। ए आपका नहीं होगा, बी आपका नहीं होगा, ठीक है, बी आपका नहीं होगा, ए होगा, सी होगा और आपका डी होगा। ठीक है, ये हमने गलत टिक कर दिया, ये हमने ऑलरेडी आपको बताया ये गलत होगा। संसद में महिलाओं की सीटों का आरक्षण नहीं है, इसलिए आपका ए, सी और डी, ए और सी और डी, तीसरा ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक, 77 नंबर क्वेश्चन है आपके अभिकथन से है। कहता है कि, ठीक है, कहता है कि अभिकथन ये कहता है कि भारत के गांवों से किसानों की कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तर्क कहता है कि मानसून का अभाव और कर्ज यानी कि ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। क्या बात सही है? तो हाँ, ये भी बात सही, ये भी बात सही है और इसकी ये व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर जो है वो ए की व्याख्या करता है। 78 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका अभिकथन से, हमें लग रहा है कि तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास हमने आपको क्वेश्चन करा दिया अभिकथन वाले। तो बहुत सारे, कम से कम आपके 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन तो आपको पेपर में आपके अजर्सन रीजन से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, अभिकथन फर्स्ट कहता है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण, क्या है? बात सही है, तो बिल्कुल बात सही है कि प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क कहता है कि यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उनमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। बात सही है, बिल्कुल बात सही है। क्या व्याख्या करता है? हाँ, व्याख्या भी करता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, आर जो है ए की व्याख्या करता है। अब 79 क्वेश्चन है, कहता है 79 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक, ये सभी क्वेश्चन आपके पेडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन बन रहे, पूछे जा रहे हैं। कहता है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसका भार कम करने के लिए ये जो ऑप्शन है कौन सबसे उपयुक्त बात है? ठीक है, तो कहता है तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, उपयुक्त बात है। ठीक, ये संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, ये भी बात सही है। ठीक है, कहता है परीक्षा निर्देशों के आधार पर शैक्षिक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना, ये बात गलत है, छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही, एक आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए और सी विकल्प, आप ए और बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 आ जाता है, आपका 10 क्वेश्चन और आ गया है, उसको भी आप लोग फटाफट देख लीजिए। कहता है कि औद्योगिकी, ठीक है, कहता है औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि, यानी औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखानों तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। क्या बात सही? हाँ, जो अस्थायी है तो वो अपने हिसाब से रखेंगे और अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कहता है वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हितों के लाभों से बचत करते, ये भी बात सही, क्योंकि अगर अस्थायी तो उसको अपने हिसाब से रखेंगे और अपने हिसाब से उनको सैलरी भी देंगे। ठीक है, तो ये भी बात आपका क्या है? सही है। ठीक, कहता अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। तो देखिएगा टाइम तो सबका एक ही रहेगा। ठीक है,
तो लंबे समय तक जो सबका रहेगा वो भी इसका भी टाइम सेम रहेगा, इसलिए ये बात गलत है। डी कहता है कि स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होती हैं। ये बात आपका क्या ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, कि स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, ये बात गलत है। ये सी थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कहता है कि अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। हाँ, ये बात सही है, वो भत्ते की मांग नहीं करते, वो मेहनत से वो वर्क करते हैं, इसलिए ये सी ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी आपका गलत होगा, ठीक है, डी आपका गलत होगा। ए, बी और सी ये तीनों आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते बी, सी, डी, ठीक है, ये देखिए ये आपका सही हो जाएगा, ए, बी और सी ये राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 81 है आपका, कहता है कि ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हो, इसलिए जब आप हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, कहता है कि खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस करते हैं, ठीक है। तो किन किन बातों को हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो जो एक विशेष समुदाय के जो लोग होते हैं जो ये हाशियाकरण हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला ही बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, इसका हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही हो गया, ठीक है। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, ये भी बात सही है कि किसी को बुरा या किसी भी समुदाय को बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए बी भी आपका सही है, ठीक है। कहता कुछ छात्र अपने साथ को हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, इसको भी विशेष तौर पर ध्यान में रखना चाहिए ताकि उनको बोलने की खुली आज़ादी हो, अनुमति हो, उनको जैसे कि जोर जबरदस्ती या प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डी कहता है विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर वो चाहें स्वेच्छा अनुसार तो उनको खुली छूट होनी चाहिए अपनी बातों को रखने के लिए, ठीक है, और उनको ज़बरदस्ती नहीं करना है हमें, ठीक है। तो जबरन ये अगर बात आ गई तो ये बात बिल्कुल गलत है, तो ये गलत है। आपको तीन बात यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ए, बी और सी। ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, ए, बी और सी, आपका चौथा आपका सही हो जाएगा, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 82 आपका आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 आपका आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। ये कहता है कि यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना में किया जा सकता है। आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 83 है एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप के पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है, ठीक है। तो कहता है निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। एक बार मैं फिर से कह देता हूं कि जो एनसीईआरटी 2005 के अनुसार कहता है स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के यानी जो सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में शामिल करके विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। तो आपको पता है कि स्वतंत्र रूप जो सामाजिक विज्ञान आता है वो आपका कक्षा 6 से आता है। कितने? कक्षा 6 से क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। तो कक्षा 6 से शुरू होता है, तो उसको हम किस में रखेंगे कि उसको उच्च माध्यमिक स्तर में या प्राथमिक स्तर में या उच्च प्राथमिक स्तर में या माध्यमिक स्तर में। तो जो प्राइमरी के बाद का जो लेवल होता है 6 to 8 उसको हम लोग क्या बोलते हैं एनसीईआरटी 2005 के अनुसार, क्या, उच्च प्राथमिक स्तर, ठीक है। इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 84 है आप ध्यान समझिएगा, कहता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता, इसका अर्थ है। आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसमें से कौन कौन से विकल्प इसमें सही है उसको आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इसको आपको टिक करना है, ठीक है। तो कहता है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य जो है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल बात सही है।
ठीक है, ये आपका सही है। राज्य जो है, राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, बिल्कुल बात गलत है। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं को उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ये बात आपका क्या है, गलत है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य जो है धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये आपका ए और डी आपका निकल करके आ जाता है सही में। तो यहाँ देखिए सी और डी, ए और बी और बी और डी, ये देखिए ए और डी आपका चौथा आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है आपका कि सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में कार्य क्षेत्र यानी फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में जो क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं। ठीक है, तो कहता है कि विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है, या छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना, तर्क करने के कौशल विकसित करता है, तथ्यों को याद करने में मदद करता है। तो जो सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में जो फील्ड वर्क के से जो लाभ मिलता है वो छात्रों के प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, यानी सामने से ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन है कि आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। ठीक है, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय किसको जाता है। अब 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा सही है। जाति व्यवस्था के प्रचलन को, ठीक है, ये नहीं। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, हाँ ये बात सही है। ठीक है, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ये भी बात सही है, इनको भी श्रेय जाता है। ऊंच नीच की कम उपस्थिति को, ये भी बात स्पष्ट है, इसको भी श्रेय जाता है। बी, सी और डी ये सही आंसर है। आप देखिए तीसरा ऑप्शन मिलाइए, बी, सी और डी ये सही है। चलिए 87 नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के सामने। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य की विशिष्टता या विशेषताएं हैं। 3 ऑप्शन है। कहता है परियोजना कार्य के लिए, कहता है यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है, बिल्कुल बात सही है। आगे कहता है परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके, ऐसा बात नहीं है, आप कक्षा में ही करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि चीज़ें और भी समझ में आए। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में संयोगात्मक कौशल के विकास को मदद करती है, ये बात सही है। सामूहिक कोई भी परियोजना का कार्य विद्यार्थी आपस में मिलकर करते हैं तो उसमें संयोगात्मक कौशल का विकास होता है या उसके विकास में मदद मिलती है, तो ये बात सही है। ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों के समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। तो ये आपको देखना है। तो कहते हैं आलोचनात्मक जो है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। 3 पॉइंट में से कौन कौन से हो सकते हैं। कहता है क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, वो ऐसा क्यों करेगी। विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना, ये बात सही है, ये आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला है कि किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कथनों को इकट्ठा कराना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना, ये भी बात सही है। छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना और शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं आए दिन सोशल मीडिया पर फेक वीडियो या फेक न्यूज़ वायरल होती रहती है, तो ये गलत है। ए और बी आपका सही आंसर माना जाएगा, इसलिए आपका बी सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। ठीक है, परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। कहता है कि यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहित की बात आई, सही बात है। यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों को पता लगाने में मदद करता है, हाँ सही है। शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती, नहीं गलत बात है। यह एक जल्दी सीखने की तरीका है, ये गलत बात है। आपका ए और बी ही आपका सही है, ऑप्शन मिला लीजिएगा। ए और बी पहला ही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन है आपका। कहता है
कि निम्नलिखित प्रश्न या टिप्पणियां आपने एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है। चलिए पढ़िए और देखिएगा। कहता सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है, क्या यह उन्हें आलसी बना देती है? ये बात गलत है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा क्यों है कि विलासकारी और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि कहता है निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ आपने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी की गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि से प्रतिबंधित है? तो ये प्रश्न इस बातों को आलोचनात्मक करता है, ठीक है, आलोचनात्मक दृष्टि से प्रतिबंधित करता है कि ऐसा क्यों है कि विलासकारी यानी जो अमीर लोग हैं और भिखारी दोनों हमें ट्रैफिक सिग्नल पर एक साथ देखने को मिलते हैं, देखे जाते हैं या देख पाते हैं, ठीक है। बाकी ये दोनों आपके आलोचनात्मक प्रश्न की दृष्टि से प्रतिबंधित नहीं, ये आलोचनात्मक प्रश्न ही आपका सेकेंड ऑप्शन ही आपका क्या होगा, सही होगा। इस तरीके से टोटल आपके 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हैं और ये आपका 60 क्वेश्चन वो ही क्वेश्चन था जो आपके 2024 के पेपर में सीटेट द्वारा बनाया गया पेपर था। और हाँ, ये हमने प्रश्न पत्र आप सभी के साथ हमने आपको बताया, इसी तरीके से इसी के आपके इर्द गिर्द जो है आपका 7 जुलाई का भी पेपर रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके इर्द गिर्द घूमते मिलते नज़र आएंगे। और एसएसटी के लिए जो नए स्टूडेंट हैं या जिनको एसएसटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो बस एक ही ध्यान में रखिएगा कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का जो एनसीईआरटी बुक है उसको आप पढ़िए। आप बहुत सारे प्ले स्टोर पर जाएंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन एनसीईआरटी बुक का है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर ऑफलाइन आप बुक खरीद सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। आप वो पढ़िएगा और आपके पास PYQ होना चाहिए 2011 से लेकर के 2024 तक का सीटेट का। आप इतना कर लीजिए, एसएसटी में आप देखेंगे तो आसानी से 50+ स्कोर आप आसानी से कर पाएंगे पेपर में इस बार। तो इस क्लास को ये क्लास पसंद आया तो क्लास को एक बार आप सभी लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और घंटी को दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आप सभी को टेलीग्राम से जुड़ जाइए, तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप एक्सीलेंट एग्जाम भी सर्च करेंगे तो भी आप चैनल से जुड़ जाइएगा। और सभी का प्लेलिस्ट हमने आपको बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट से जो भी क्लास देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट का ही प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।